सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा कवर होता है सेक्शन 37 से लेके 45 तक, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के हम सबसे पहले टाइप्स देखेंगे। परफॉर्मेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है ऑफर टू परफॉर्म। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में फॉर एग्जांपल एक्स ने लिए 5 लाख रुपीज़ वाई से एंड देन उसने उसको रिटर्न कर दिए, ठीक है, ऑन द ड्यू डेट। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ऑफर टू परफॉर्म में क्या होता है, पी ने आर को गुड्स डिलीवर किए बट आर ने गुड्स को रिफ्यूज़ कर दिया लेने से, तो ये हो गया ऑफर टू परफॉर्म। इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं क्योंकि पी ने अटेम्प्ट करा आर को क्या कहते हैं गुड्स डिलीवर करने का, बट देन आर रिफ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसको अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस के नाम से भी कह सकते हैं। अब देखो सेक्शन 38 आता है इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल। इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल में क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल में क्या है कि जैसे पी आर के पास गया था लेकिन आर ने उसको मना कर दिया गुड्स लेने से, तो इसमें पी की कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। पी की इसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। इफ़ द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड he will not be responsible for the non-performance and nor does he lose the right under the contract। और उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई राइट वो लूज़ नहीं करता है क्योंकि आर ने ही रिफ्यूज़ करा है उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल में भी 3 कंडीशंस हमारी आती हैं, ठीक है। अगर वो इन कंडीशनों के बावजूद भी ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफ़र तो वो उसकी मिस्टेक है, वो प्रॉमिसर की मिस्टेक नहीं है, वो प्रॉमिसी की मिस्टेक है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। सबसे पहली चीज़ कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए कि उसने विदाउट एनी कंडीशंस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करा है। सेकंड, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि उसको रीजनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू सी द थिंग विच ही इज़ बॉर्न टू ऑफर और विच ही इज़ बॉर्न टू डिलीवर, ठीक है। ये 3 कंडीशंस ज़रूरी हैं। सबसे पहला अनकंडीशनल, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 39 बात करता है अगर कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज़ कर दे तो यहाँ पर दूसरी पार्टी के पास क्या क्या राइट हैं। या तो वो उसका दूसरी पार्टी के पास 2 राइट्स हैं, या तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही एंड कर दे या फिर उसको वार्निंग दे के छोड़ दे। अब सेक्शन 40 to 45 में हम डिस्कस करेंगे हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है या फिर नॉन पर्सनल नेचर का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो प्रॉमिसर खुद उसको परफॉर्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन पर्सनल नेचर का है तो प्रॉमिसर एक तीसरा बंदा, एक कम्पिटेंट पर्सन या थर्ड पर्सन एम्प्लॉय करता है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पर्सन की बात हो ही गई है तो थर्ड पर्सन से रिलेटेड कुछ रूल्स भी हम समझ लेते हैं जो हम समझेंगे सेक्शन 41 में। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए ने 1 लाख रुपए दिए बी को, लेकिन बी वो उसको रीपे नहीं कर पाया। उसकी जगह पे उसके दोस्त ने यानी कि सी ने उसको रीपे कर दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो बी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है कि उसने उसको पेमेंट नहीं करा। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और यही बात सेक्शन 41 के थ्रू हमें समझाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 42, 43 एंड 44 जहाँ पे हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंटली कोई प्रॉमिस बनाते हैं तो वो जॉइंटली ही उस प्रॉमिस को उन लोगों को फुलफ़िल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल ए की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो क्या बी और सी मिलकर उसका प्रॉमिस जो है, उसका लोन जो है डी को रीपे करेंगे? तो यहाँ पे बी और सी भी उसका लोन रीपे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लीगल हायर जो ए का लीगल हायर होगा
उसके साथ मिलकर यहाँ पर बी और सी डी का लोन रीपे करेंगे। ये सेक्शन 42 में रिटर्न है। अब आते हैं हम सेक्शन 43 पे। यहाँ पे वही वाला हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी ने जॉइंट प्रॉमिस करा है डी को कि वो उसको उसका पैसा लौटा देंगे, पर अगर वो प्रॉमिस रिटर्न फॉर्म में नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो डी उसको कंपेल कर सकता है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। फॉर एग्जांपल ये ए को कंपेल कर सकता है टू मेक द होल प्रॉमिस, टू मेक द होल पेमेंट। अब सेक्शन 44 क्या कहता है कि अगर जैसे दो या दो से ज़्यादा लोग अगर जॉइंट प्रॉमिस बनाते हैं तो देन द रिलीज ऑफ वन सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिस डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है, अगर ए को उसने रिलीज़ कर दिया, अगर डी ने ए को रिलीज़ कर दिया, तो डैट डजेंट मीन बी और सी अपनी लाइबिलिटी से रिलीज़ हो गए। दे विल हैव टू मेक द होल प्रॉमिस, दे विल हैव टू take the responsibility for the other two, that means the other two will have to take the responsibility, that's it। अब सेक्शन 45 में आता है हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉमिसर है और दो प्रॉमिसी हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज बी की डेथ हो जाती है तो क्या जो पूरा अमाउंट है वो सी रख लेगा? तो इसका आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उसका बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ये अमाउंट दिया जाएगा, आधा अमाउंट, और आधा तुम्हारा सी रखेगा। अब सेक्शन 45 में हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो आया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉमिसी हैं और एक प्रॉमिसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉमिसी हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बी की डेथ हो जाती है तो क्या जो पूरा अमाउंट होगा वो सी रख लेगा? तो इसका आंसर है नहीं। जो बी का अमाउंट है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर रखेगा और बस।